नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज हम अपनी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में कवर अप करेंगे टॉप 6 स्टोरीज जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे माउंट हेरियट को लेके। क्या है माउंट हेरियट, इसके पीछे की इतिहास की कहानी और साथ ही साथ समझेंगे एंग्लो मणिपुर वार इससे किस तरीके से मतलब कनेक्टेड है। दूसरा हम जानेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के क्या रोल्स एंड फंक्शंस होते हैं, बेसिकली क्यों मैं आपको बता रहा हूँ वो भी जल्दी बताऊंगा। Third, we are going to talk about NEIA scheme, basically to boost the export sector, उस पे हम बात करेंगे, right? Fourth जो है, this is related to a report recently released by UNDP, United Nations Development Program, and the report named as the State of Climate Ambition 2021 report. Fifth, we are going to talk about the word of the year 2021 by the Oxford Dictionary। तो उन्होंने वैक्स नाम का जो शब्द है उसको वर्ड ऑफ द ईयर 2021 देखा है। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ वर्ड्स वगैरह देखेंगे। एंड फाइनली न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड, इसमें इन्होंने एक हल्का सा कुछ चेंज किया है, इसको हम समझेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक नए तरीके का एक जो मैमल स्पीसीज है उसका नाम आपको बताऊंगा। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। नाउ इस सेशन में हम अपने इकोनॉमी के भी क्वेश्चन जो इस बार के यूपीएससी के पेपर में आए हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमारी जो स्टोरी है दैट इज माउंट हेरियट। माउंट हेरियट क्या है दोस्तों? बेसिकली क्या है कि माउंट हेरियट को एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट स्पॉट के रूप में देखा जाता है। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार आइलैंड में। तो आपको जगह का नाम याद रखना है, कहाँ पर है ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर हेरियट नेशनल, माउंट हेरियट नेशनल पार्क भी है। अच्छा, इसको हम प्यार से माउंट मणिपुर भी कहते हैं, ये भी आपको समझना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द माउंट मणिपुर। अंडमान और निकोबार आइलैंड में ये तीसरे सबसे हाईएस्ट पीक में काउंट किए जाते हैं और ब्रिटिश राज के दौरान जो वहां का चीफ कमिश्नर था उसका हेडक्वार्टर यहीं पे ही होता था। ऐसा माना जाता है कि ये जो इस पूरे माउंट का जो नाम माउंट हेरियट क्यों पड़ा, तो एक बेसिकली एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सोल्जर थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्रिस्टोफर टाइटलर। उनकी पत्नी थी जो कि एक आर्टिस्ट थी और फोटोग्राफर थी जिनका नाम था हैरियट क्रिस्टीना टाइटलर। तो उनके नाम पर ही ऐसा माना जाता है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा माना जाता है, राइट। अब कुछ अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले तो 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था। बेसिकली कुछ इतिहासकार का यह कहना है कि 1857 में भारत में जो क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ, जो म्यूटिनी अपराइजिंग हुई, उसको देखते हुए कुछ इफेक्ट यहाँ पे भी आया। तो एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ 1891 में, जिसमें काफी सारे मणिपुरी जो है वो ब्रिटिश सरकार से लड़े। उसमें से एक थे महाराजा कुलचंद्र ध्वजा सिंह। ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महाराजा कुलचंद्र ध्वजा सिंह, जिसको बाद में एग्जाइल किया गया। उस वक्त काला पानी का जो जेल था वो बना नहीं था दोस्तों, तो उस वक्त फिलहाल के लिए कुलचंद्र जी को जो है माउंट हेरियट में जो रखा गया, जहां पर और भी सारे बंदी वगैरह रखे गए थे। और ये साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसे फैरागुंज तहसील भी कहते हैं। हालांकि नाम पे आप मत जाइए, बस खाली थोड़ी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए कि जो महाराजा कुलचंद्र ध्वजा सिंह थे उनको यहाँ पर अंडमान में साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में रखा गया। अब उसके बाद काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई और एक मंथ तक जो है ये पूरी संग्राम वगैरह चलता रहा। और इसका कहीं ना कहीं जो पूरा जो श्रेय है, थोड़ा बहुत जो है इतिहासकार बताते हैं वो 1857 का विद्रोह भी बताते हैं, उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर आया, राइट। और इस लड़ाई ने, दिस वॉर मेक अ बिग ब्लो टू द ब्रिटिश प्रेस्टीज। जो ब्रिटिशर्स जो मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे थे कि नहीं नहीं देखो भाई, हमने इन्हें गुलाम नहीं बनाया है, हमने इन्हें आज़ाद किया है, इनकी अज्ञानता से, इनके अंधकार भरी जिंदगी से हमने इन्हें बेहतर जीवन स्तर दिया है, ऐसा ब्रिटिशर्स कहते थे, राइट। सो उन्होंने जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई तुमसे लड़ क्यों रहे हैं और ये क्या हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स इसमें जीते तो सही, लेकिन उनकी इसमें धज्जियां बहुत उड़ाई और जिसके कारण मणिपुर को इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश क्राउन के उसमें प्रिंसली स्टेट के अंडर में रख दिया गया। द वॉर लेड टू मणिपुर ऑफिशियली बिकमिंग अ प्रिंसली स्टेट अंडर द इनडायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, राइट। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द माउंट हेरियट। थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, प्लेस का नाम आपको ध्यान रखना है। और यह है माउंट हेरियट नेशनल पार्क का चित्र। आप में से कितने लोग यहाँ गए हैं ज़रूर बताइएगा, थोड़ा अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। दूसरा है हमारी स्टोरी आज की स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो हाल फिलहाल जो हरदोई के एमएलए हैं नितिन अग्रवाल जी, उनको उत्तर प्रदेश असेंबली का डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्ट किया गया है और उनके टेन्योर में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं। अब अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को समझना है तो चलना पड़ेगा संविधान के अनुच्छेदों में। तो अनुच्छेद 93 लोकसभा के लिए और आर्टिकल 178 फॉर द स्टेट असेंबलीज, ये दोनों बताती हैं कि द हाउसेज शैल, यहाँ पे वर्ड का आपको खास ध्यान रखना है, कानून में शब्दों का
बहुत गहरा मतलब होता है, शब्द शब्द से ही काम खराब हो जाते हैं। सो दीज हाउसेज शैल एज सून एज मे बी चूज टू ऑफ इट्स मेंबर टू बी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। शैल है, मस्ट नहीं है, ध्यान रखना है। इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर द प्रेसिडेंट गवर्नर सेट्स अ डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। तो लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और जो राज्य की विधायिका होती है वहां पर राज्यपाल एक नियमित जो है डेट तय करते हैं स्पीकर के इलेक्शन के लिए। और फिर बाद में ये स्पीकर होता है जो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए जो है वो डेट डिसाइड करता है। फिर उसके बाद जो भी मतलब रिस्पेक्टिव हाउसेस के जो भी लेजिस्लेटर्स हैं, जो भी विधायक वगैरह हैं, वो एक एक करके अपना वोट इनको देते हैं इनको चुनने के लिए। अब इनके रोल्स एंड फंक्शंस क्या हैं? तो बेसिकली स्पीकर को हम लोग जानते हैं कि दे आर द प्रिंसिपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस, और जो मतलब जो भी सदन है उसका एक कलेक्टिव वॉइस जो है उनको मतलब ये लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं, द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द हाउस, राइट। अब स्पीकर जो भी सदन में सारी चीज़ें हो रहा है, प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही हैं, जॉइंट सिटिंग्स वगैरह हो रही है, उनको प्रिसाइड करते हैं। साथ ही साथ इन्हीं का ही डिसीजन होता है ये बताने के लिए कि एक जो बिल पारित हुआ है ये धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, राइट। और बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी रहती हैं। यूजुअली देखा गया है ज़्यादातर कि जो स्पीकर होते हैं ना वो रूलिंग पार्टी से ही बनाए जाते हैं। तो आपके लिए आज का बेहद आसान सवाल कि अभी प्रेजेंट के स्पीकर कौन है लोकसभा के, उनका नाम ज़रा आप बता दीजिएगा। डिप्टी स्पीकर की अगर केस की अगर हम बात करें तो उनकी जो पोजीशन है वो साल दर साल बहुत चेंज की गई है। हालांकि संविधान को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो संविधान ने स्पीकर की स्वायत्तता यानी उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करी हैं, जैसे कि इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से काउंट की जाएगी, राइट। और मतलब इनका वोट ऑफ पार्लियामेंट सब्जेक्ट नहीं होगा वगैरह वगैरह, कुछ मतलब इनको इंडिपेंडेंस देने की बात कही गई है। लेकिन फिर भी जो है ये डिबेट रहता ही रहता है, ये इशू रहता ही रहता है कि जो स्पीकर्स हैं दे आर टोटली रिप्रेजेंट द रूलिंग पार्टी, और अगर वो रूलिंग पार्टीज हैं तो उन्हीं की ज़्यादा वो सुनेंगे क्योंकि सभी लोग उन्हीं से दरख्वास्त करते रहते हैं, राइट। वंस इलेक्टेड द डिप्टी स्पीकर यूजुअली कंटिन्यूज इन द ऑफिस अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। जब तक सदन भंग नहीं हो जाती तब तक जो है डिप्टी स्पीकर कंटिन्यू करेंगे। अनुच्छेद 94 और अनुच्छेद 179 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए बताता है कि द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। इनके टर्म अवधि के लिए जो है ना कुछ बातचीत वगैरह नहीं कही गई है। दे मे ऑल्सो रिजाइन और मे बी removed from the office by a resolution of the House of People passed by majority all of then members of the House। तो आज के लिए आपका दूसरा थोड़ा सा बेहद हल्का टफ कर देता हूँ सवाल को। यहाँ पर जो मैंने मेजोरिटी लिखा है पास्ड बाय मेजोरिटी, ये कौन सी मेजोरिटी है? सिंपल मेजोरिटी है कि कौन सी 2/3 वाली मेजोरिटी है? जल्दी जरूर बताइएगा, राइट। हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की तरफ, दैट इज NEIA स्कीम, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम। इस स्कीम का बेहद काम क्या है? ये बताती है कि अगले 5 साल के अंदर में, सरकार ने अप्रूव कर दिया है, अगले 5 साल के अंदर में 1650 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो दिया जाएगा, कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा। किस लिए? ताकि जो प्रोजेक्ट जो भी एक्सपोर्ट्स को रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम बूस्ट कर सके, एक्सपोर्ट सेक्टर्स को बूस्ट किया जा सके, इस तरीके से ये काम करेगा। अब सरकार ने इसको बनाया, क्या सोच के बनाया कि जो मीडियम और लॉन्ग टर्म के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका काम हम इनको दे देंगे, ठीक। क्योंकि ECGC जो है, ECGC आप जानते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसका जो क्षेत्र है, इसका जो अधिकार है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स उतना बूस्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट्स, इस वर्ड को आपको खास ध्यान रखना है, इसको करने के लिए, इसको पुश करने के लिए NEIA को लाया गया। अब इसमें ये लोग क्या क्या काम करेंगे? एक तो ये लोग जो भी प्रोजेक्ट के रिस्क कवर हैं उसकी क्रेडिट देंगे, साथ ही साथ हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स को जनरेट करेंगे, और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल और काफ़ी मार्केट एक्सपोर्ट्स जो हमारे प्रोडक्ट होंगे उसको काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाने की बात कहेंगे। क्या ऐसी कोई स्कीम और भी लॉन्च की गई थी? तो बिल्कुल है। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, ये सारे के सारे जो हैं ट्रेड रिलेटेड जितने भी अधोसंरचना और मार्केटिंग से चीज़ें हैं इनको बूस्ट करने के लिए किए गए थे। क्लियर है? साथ ही साथ इनका एक ट्रस्ट भी सेटअप किया गया था 2006 के अंदर में, जिनका मोटा मोटी काम यही था कि भाई आपको प्रोजेक्ट के जो भी एक्सपोर्ट्स रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसको प्रमोट करना है, उसको बूस्ट करना है, ठीक। इसमें तो आप फिलहाल इतनी जानकारी रखिएगा। आगे मूव करते हैं हम लोग अपनी चौथी स्टोरी की तरफ, दैट इज स्टेट ऑफ क्लाइमेट एम्बिशन रिपोर्ट 2021। छोटा सा रिपोर्ट था, छोटी सी इसमें बातें आई हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि रिलीज किसने किया? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको रिलीज किया। क्या बता रहे हैं? बता ये रहे हैं कि जो वल्नरेबल नेशंस हैं, जो अभेद्य जो देश हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो लोग क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं एज कंपेयर टू द रिच एंड डेवलप्ड नेशंस। रिच एंड डेवलप्ड नेशन तो ब्लेम गेम खेल रहा है,
तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो, फाइनेंसिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक। तो वल्नरेबल नेशंस क्या क्या हैं? वल्नरेबल नेशंस वो नेशन है जैसे कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, काफ़ी पुअर नेशंस, ये लोग बिल्कुल चौराहे पे बिल्कुल सामने खड़े हैं क्लाइमेट क्राइसिस के। और इनका जीएचजी एमिशन जो रिपोर्ट बता रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको, इनका जीएचजी एमिशन सिर्फ और सिर्फ 7% रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। लो कर लो बात, यहाँ भी कितनी इनइक्वलिटी आ रही है ना। तो अब हम एक नया टर्म आपके लिए लेके आते हैं, क्लाइमेट इनइक्वलिटी, राइट। तो अब ये जो ग्रुप है इसमें कितने देश हैं? इसमें 78 देश हैं, ठीक। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी, इस रिपोर्ट ने एक और बात कही है कि 10 देशों की तरफ से काफ़ी बड़े वादे और इनिशिएटिव्स किए गए हैं, जैसे कि क्लाइमेट प्रॉमिस को लेके, जिसमें आपका चिली आ गया, इराक आ गया, नॉर्थ मैसिडोनिया आ गया, पपुआ न्यू गिनी आ गया, लो सोमालिया भी आ गया इसके अंदर अब तो, ठीक। साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे दूसरे एम्बिशन चीज़ें, प्लेजेस वगैरह इसमें लेने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है कि ये लोग ज़्यादा जो है एफर्ट डाल रहे हैं। और दैट्स वाई भारत सरकार को बोला जा रहा था कि COP26 में आपको रजिस्ट करना था, ठीक है। प्लेजेस नहीं लेने थे, लेने तो चलो ले तो लिए, लेकिन साथ में एक रजिस्टिव टोन तो रखनी चाहिए थी कम से कम, एटलीस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, कि देखो भैया सारा प्रेशर हम पे मत डालो, नाउ यू आर प्रेशराइजिंग अस टू डू मोर, राइट। अगर आप आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। 29 अक्टूबर 2021 को UNSC ने, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना पहला रिजोल्यूशन, जैसे जो कि जिसका नंबर था 2601, उसको अडॉप्ट किया था। किस चीज़ के लिए? ये जो स्कूल्स और जो सिविलियंस हैं उनको बचाने के लिए। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी एरिया में हो रहा है तो उसमें जो भी स्कूल्स और सिविलियंस मर जाते हैं, जिनको मतलब क्षति पहुंचती है, जो टीचर उसमें होते हैं, उन सबको बचाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से डिमांड यहाँ भी इस रिपोर्ट में कही गई है कि UNSC को इस तरीके के रिजोल्यूशंस उठाने पड़ेंगे नाउ रिलेटेड टू द क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक। समझ आया? चलिए अगली स्टोरी पे आते हैं। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी, 5वीं हमारी। वैक्स वर्ड ऑफ द ईयर बना है। वैक्स को चुना गया है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की तरफ से 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर। वैक्स का मतलब लैटिन वर्ड है ये वक्का, जिसका मतलब होता है काव, गाय। और वैक्स को शॉर्ट फॉर्म में वैक्सीन्स में यूज़ किया जाता है, मतलब वैक्सीन्स के लिए शॉर्ट फॉर्म वैक्स के तौर पे लगाते हैं। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी पर्सन के बॉडी के अंदर रखे और उन्हें फिर बीमारी होने से बचाए। अब कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया। तकरीबन कितनी बार? तो 34 टाइम्स जो है ये वर्ड जो है वो इंक्रीज हुआ है। एंड द यूसेज ऑफ द वर्ड वैक्सीन हैज़ बीन डबल ड्यू टू द कोविड-19 फ्रॉम सितंबर 2020 टू सितंबर 2021। अगर हम कॉलिंस वर्ड की माने तो कॉलिंस वर्ड में लॉकडाउन जो था 2020 के अंदर में, ये सबसे बड़ा था कॉलिंस डिक्शनरी की अगर माने। और वहीं पे 2020 में ऑक्सफोर्ड ने ना कोई भी सिंगल वर्ड नहीं चूज़ किया था, काफ़ी मल्टीपल वर्ड्स इसमें उन्होंने चूज़ किए थे। फिर ये आप देख सकते हैं 2013 में सेल्फी, वेपे, इमोजी, टीयर्स ऑफ जॉय, पोस्ट ट्रूथ, यूथ क्वैक, टॉक्सिक, क्लाइमेट इमरजेंसी। और वहीं कॉलिंस ने गीक, फोटो बॉम्ब, बिंज वॉच, ब्रेक्सिट, फेक न्यूज़, सिंगल यूज़, क्लाइमेट स्ट्राइक, राइट। तो इस तरीके के शब्द रखे गए थे। आराम से लिख लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट आपको इसमें लगे। कैसा लग रहा है आपको दोस्तों ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखी है। छठे हम अपनी आखिरी न्यूज़ पे आते हैं। न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल फिलहाल न्यूजीलैंड के एक इंडिपेंडेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, जिन्होंने अपना एनुअल बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया 2021 में। इस बार जो अवार्ड गया है वो गया है पेका पेका तोउरोआ। सर कैसे कैसे वर्ड बोल रहे हो, क्या करें, बोलना पड़ता है। पेका पेका तोउरोआ, ठीक। ये एक बैट स्पीसीज है। अब आप कहेंगे कि सर अवार्ड तो बर्ड का है, बैट स्पीसीज को क्यों दे रहे हैं, ठीक। तो इनको इसमें जो है विनर बनाया गया है डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग अ बर्ड। ये इसमें खास बात थी। अब ये लॉन्ग टेल्ड बैट होते हैं। पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये है पेका पेका तोउरोआ, ठीक। अब इसमें पिक्चर देख लिया आपने, बढ़िया लग रहा है। लॉन्ग टेल्ड बैट है ना, ये लॉन्ग टेल्ड बैट है, ये दीज आर द लॉन्ग टेल्ड बैट। तो लॉन्ग टेल्ड बैट है ये, और ये इट इज़ वन अमंग द न्यूजीलैंड्स टू लैंड मैमल्स, ठीक। अब इसको पहली बार इसमें लाया गया है क्योंकि इनकी जो हैबिटाट, इनका जो मतलब पूरा स्पीसीज है उन पे खतरा मंडरा रहा है, सेम ऐसा ही जिस तरीके से पक्षियों पे मंडरा रहा है। जैसे कि ये लोग भी उसी तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं जैसे पक्षी जूझ रहे हैं, जैसे कि हैबिटाट लॉस, क्लाइमेट चेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। अब इस तरीके के जो स्पीसीज हैं आप इसे न्यूजीलैंड के ऑफशोर आइलैंड या फिर मेनलैंड में भी देख सकते हैं। स्मॉल साइज़ के बैट होते हैं, ज़्यादा मतलब इनका बहुत छोटा साइज़ होता है, ठीक। अब बर्ड ऑफ द ईयर जो कंपटीशन है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? फॉरेस्ट एंड बर्ड ऑर्गेनाइजेशन, टू रेज अवेयरनेस ऑन द नेटिव वाइल्ड लाइफ ऑफ न्यूजीलैंड, देयर हैबिटाट्स एंड थ्रेट्स दे फेस। अगर हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें दोस्तों, तो न्यूजीलैंड के कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की अगर आप बात मानेंगे
तो उन्होंने इन बैट्स को नेशनली क्रिटिकल के कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है, जबकि शॉर्ट टेल बैट सब स्पीसीज को उन्होंने नेशनली वल्नरेबल टू रिकवरिंग में क्लासिफाई किया गया है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड पूछा जा सकता है, रिसेंटली पेका पेका तोरुआ इज इन द न्यूज़, ये क्या है? तो ये एक तरीके का बैट स्पीसीज है, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? चलिए अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इकोनॉमी के मजेदार एमसीक्यूज कर रहे थे, आज कंप्लीट कर लेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चंस को। ये सवाल है आपके लिए, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब मैं तो बोलूँगा कि बहुत ही टफ क्वेश्चन था। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इतने डीप सवाल कौन पूछता है भाई। तो विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपके पास 3 स्टेटमेंट है और हमें पता करना है कि कौन सा सही है। एक एक करके पढ़ते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। दूसरा, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डरिंग मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, द सेंट्रली डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप इसको देखेंगे CDSL हालांकि सिलेबस का पार्ट है, पढ़ा जाता है, तो CDSL को आप देखेंगे तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमोट किया जाता है क्या? आंसर इज नो, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस में सम बैंक्स लाइक HDFC, कैनरा बैंक वगैरह वगैरह इनको प्रमोट करती है। क्लियर? तो तीसरा तो ये हो गया गलत, क्योंकि RBI नहीं है। तीसरा गलत है, तो C और D क्या हो गए? उड़ गए दोस्तों। 1 तो करेक्ट है, 1 को देखने की जरूरत नहीं है। दूसरे पे आ जाओ। द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डरिंग मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो NDSOM बेसिकली ये एक तरीके का GSEC है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो सही आंसर क्या होगा? सही होगा ऑप्शन B। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट, अब वाटर क्रेडिट आप समझिए, बेसिकली वाटर क्रेडिट जो था ये एक इनिशिएटिव था water.org का, ये एक वेबसाइट है। और ये जो वेबसाइट जो ये चला रहे हैं, इन्होंने क्या कर रखा था कि काफ़ी सारे बैंक के साथ ये लोग मतलब अटैच थे, उनके कॉपरेशन में थे, क्योंकि ये चाहते थे कि जो पानी की समस्या है उसको दूर किया जा सके। तो काफ़ी सारे जो होता ना फाइनेंस रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी, तो ये बैंक्स के साथ अटैच थे। तो अगर आप दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एगिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज दिस इज एन ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च बाय द water.org। तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो ये और ये उड़ गया। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है 1 और 3। हालांकि वाटर वीक हम लोग मनाते हैं, ठीक है, वाटर क्रेडिट, ये मैं इसे इजी क्वेश्चन में काउंट करूंगा। जिसने भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर सही से किया होगा वो इसको आराम से कर देगा। सो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है 1 और 3। 1 क्या है? इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, यस, दैट्स व्हाई दे आर एंगेजिंग विद मल्टीपल बैंक्स। And third, it aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on subsidies. This is also correct. Now, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रल बैंक की अगर हम फंक्शन देखें, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अब आपको पता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट किसे कहा जाता है? RBI को कहा जाता है। अब ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है किसके लिए? बेसिकली RBI जो है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट जो है वो बैंक्स के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बैंक्स की मदद करता है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इफ 2 इज करेक्ट, दिस गॉट एलिमिनेटेड, राइट। अब तीसरा देख लेते हैं, लैंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स। क्या ये सरकार कैसे मदद करता है? बिल्कुल करता तो है, लेकिन क्या यूजुअली करता है? नहीं, यूजुअली नहीं करता, यूजुअली नहीं करता। तो सो ये तीसरा क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा गलत हो गया तो C भी चला गया। ठीक, अब आपका A और B में से है। तो लैंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज नहीं, ओनली फॉर बैंक्स। RBI इज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ओनली फॉर बैंक्स, राइट। और ये सरकार की मदद तो करता ही है, क्योंकि उनकी उनकी फंडिंग को मैनेज तो करता ही है, लेकिन यूजुअली नहीं करता। यूजुअली गवर्नमेंट को लैंड नहीं करता उनके बजटरी डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए। और नाइदर एनी ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी। सो 1 इज ऑल्सो गेट रॉन्ग। इफ 1 इज ऑल्सो गेट रॉन्ग, सो we have the right answer here as is option B। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको मज़ा आया होगा, राइट। और मज़ा लेना चाहते हैं तो PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में आइए, बहुत एनरिच कंटेंट है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज हैं UPSC के। साथ ही साथ सिविल तपस्या का पोर्टल है, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स में अब बहुत ही कम समय रह गया है 2022 के, तो
आइए एनरोल कीजिए, अपने दोस्तों को भी कराइए, जितना हो सके इस पूरे प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।